नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। नए वर्ष के आगमन पर हमारे मन में अनेकों उत्साह और नए नए कार्यों को लेकर के अलग अलग प्रोग्राम हम बनाते हैं। जीवन में जो समय अब हमारा आने वाला है, उस समय में हम क्या क्या करने वाले हैं और किन किन चीज़ों पर हमारा विशेष फोकस रहेगा, उसके विषय में हम पहले ही उसकी एक प्रारंभिक रूपरेखा को तय करते हैं। तो इसी के साथ में हम आज लेकर के आए हैं कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाले 2022 नए साल की ग्रह गोचरीय गणनाओं के आधार पर एक सटीक विश्लेषण आपके लिए, जिसमें आप देखेंगे कि आपके लिए जो भी बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण गोचर व्यवस्था के साथ में जो प्रेडिक्शन होगी, चाहे वो आपके हेल्थ, कैरियर या किसी भी चीज को लेकर के हम एक जो प्लान बनाते हैं या जिस चीज पर हम कोई व्यवस्था बनाने की सोचते हैं, उन सभी चीजों को किस प्रकार से एक सटीक रूपरेखा पर तय कर सकते हैं। तो आप सभी को नववर्ष की मंगलमय शुभकामनाओं के साथ साथ में राशिफल को हमने चंद्रमा से आधार मान करके बनाया है, और जिन लोगों को चंद्रमा की पोजीशन कर्क लग्न या कर्क राशि पर है, यानी कि 4 नंबर पर है, उन लोगों के लिए यह राशिफल है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए सर्वप्रथम हम यह देख लेंगे कि वर्ष 2022 में जो ग्रहों का एक गोचर है, जो ग्रहों का एक ट्रांजिट है, वो किस प्रकार से रहेगा। तो यह जो चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें सभी 9 ग्रहों को जो लिखा गया है वह 1 जनवरी 2022 के आधार पर लिखा गया है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे यहाँ पर लग्नेश की। तो वह होता है मुख्य ग्रह, आपका राशि का भी स्वामी ग्रह है और इस लग्न के लिए प्रमुख ग्रह है चंद्रमा। वह अपने मित्र के राशि में, वृश्चिक राशि के अंदर में नीच संज्ञक होकर के केतु के साथ में गोचर कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि केतु का जो प्रभाव होता है वह चंद्र और सूर्य आदि ग्रहों के लिए कुछ हद तक उनके प्रकाश को, उनके प्रभाव को हमारे ऊपर पूर्ण रूप से नहीं पहुंचने देता और उस प्रभाव को मलिन करता है। तो अगर हम चंद्र केतु के ही केवल योग की यहाँ पर बात करेंगे, तो यह चंद्र केतु का योग एक तरीके से ग्रहण दोष में परिवर्तित होता हुआ नजर आता है। और साथ ही यहाँ पर मंगल स्वराशिस्त होकर के चंद्रमा के साथ में कुछ हद तक चंद्रमा के बचाव पक्ष पर रहेंगे, क्योंकि आपकी लग्न के लिए दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो केवल मंगल ग्रह की ही बात करेंगे, क्योंकि इस लग्न के लिए, इस राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली योग कारक कोई ग्रह होगा तो वह होगा मंगल। तो यहाँ पर मंगल की जो पोजीशन है वह आपको कहीं न कहीं कर्म स्थान का स्वामी होकर के भी मूल त्रिकोण में स्थापित होने पर अपना संपूर्ण फल प्रदान करने में सक्षम मंगल देव आपके लिए सदैव रहेंगे। यानी कि टोटल मिलाकर के बात यहाँ आती है, प्रमुख लग्न स्थान जिसको मूल त्रिकोण भी मानते हैं, उसी का स्वामी ग्रह वापस मूल त्रिकोण में ही बैठा हुआ है, पंचम में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ मंगल और चंद्रमा की जो युति होगी, अगर केतु के नहीं होने पर होती है तो यह युति आपके लिए बहुत ही लाभदायक होती। किंतु यदि यहाँ पर केतु भी है तो इसमें क्या होगा कि आपके जो भी कार्य होने हैं उसमें पहले किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई व्यवधान, अवरोध उत्पन्न केतुदेव करेंगे। जैसे कि आपके विचारों के अंदर ही एक अलग तरीके की नेगेटिव पोजीशन को ला करके खड़ा कर देंगे। तो पहले ही केतु का प्रभाव जो होता है हमारे मन पर इस प्रकार से रहता है कि हम उस चीज के विषय में स्व हृदय से ही अंतः विचारों के द्वारा यह मान लेते हैं कि कहीं न कहीं इसका प्रभाव हमारे अनुरूप या अनुकूल हमें फल नहीं देगा। जबकि कभी कभार हमारे सोचने के अलग भी
कोई कार्य होते हैं तो आपके कार्य उस प्रकार से उतने अवरोधित इस ग्रह के प्रभाव से नहीं हो पाएंगे जितना कि आप मान के चल रहे हैं। अब हम इसके बाद में बात करते हैं यहां पर बैठे हुए सूर्य की। तो अष्टम स्थान के अंदर में गुरु और षष्ठ स्थान के अंदर में सूर्य, इन दो ग्रहों की जो युति है इनके मध्य में शनि ग्रह है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर अगर हम केवल सूर्य की ही बात करते हैं तो सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल आदि जो ग्रह हैं यह परस्पर एक दूसरे के सहयोगी सकारात्मक प्रभाव से ओतप्रोत ग्रह माने जाते हैं और कहीं न कहीं सूर्य व्यक्ति के मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। यदि आप नौकरी से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी जॉब प्रोफाइल पर रहने वाले हैं या काम करने वाले हैं, तो वहां पर आपका जो सूर्य होता है यह आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट आदि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। और आपका प्रभाव, आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से वहां पर रहने वाला है, उस व्यक्तित्व की जो झलक होती है वो कुंडली में बैठे हुए सूर्य की पोजीशन पर डिपेंड होती है। तो यहाँ पर अगर हम सूर्य की जो कंडीशन है, लगभग यह सूर्य का जो प्रभाव यहाँ पर रहेगा यह 14 जनवरी को चेंज हो जाएगा, लेकिन 13 जनवरी तक यह यहाँ पर गोचर करेंगे। तो तब तक के लिए कई कुछ चीजों में जो हम एक मन में सोचते हैं और उस विचार को अन्य किसी फ्रंट पर व्यक्त नहीं कर पाएंगे, या हम किसी व्यक्ति के साथ में अपने उस विचार को साझा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर छठे स्थान के अंदर में जातक को अंतर्मुखी बनाता है। यानी कि वह अपने विचारों को किसी संकोच से कहें या कोई भी हिचकिचाहट से कहें उसको बाहर निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर छठे स्थान के अंदर में यह ग्रह एक निश्चित दायरे के अंदर में, एक कैटेगरी के अंदर में फिक्स होता है। हालांकि सूर्य का गोचर इस जगह पर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर जब सूर्य आएंगे तो यह सूर्य के लिए एक तरीके से शनि की शत्रु राशि कहलाती है। यहाँ पर शनिदेव पहले से विराजमान है, तो शनि और सूर्य की जो युति जब यहाँ पर 14 जनवरी को होएगी तो यह स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियों को देने वाले होंगी दाम्पत्य जीवन के अंदर में, क्योंकि पारिवारिक जीवन का यह भाव रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो शनि की पोजीशन है यह केवल 29 अप्रैल तक ही रहेंगे, और किंतु आप उस पोजीशन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसको आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, या उस व्यक्ति से आप उस बात को नहीं कह पाएंगे जिस बात को आप उनसे कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ सूर्य क्योंकि आपके कुटुंब, धन, बैंक बैलेंस, वाणी आदि का ग्रह है, तो वाणी को कहीं न कहीं यह प्रभावित करेगा। कुटुंब परिवार के सदस्यों के साथ में भी आपका थोड़ा मतभेद या वैचारिक तौर पर एक जो आपस का सहयोग मिलता है, उस सहयोग में भी कहीं न कहीं सूर्य का नेगेटिव इफेक्ट आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ यह स्थान आपके वाणी के अलावा बैंक बैलेंस को भी दर्शाता है। यानी कि छठे स्थान के अंदर में अगर सूर्य है और वो भी शुक्र के साथ में युति संबंध में है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आदि के ऊपर में भी आपका धन यानी कि जो बैलेंस है वो यहाँ पर आपका माइनस हो सकता है। यानी कि आप किसी अच्छे खासे अमाउंट को हेल्थ इश्यूज पर खर्च कर सकते हैं इस बीच में। तो इसके बाद हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में अष्टम भाव के अंदर में आपके गोचर कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि अष्टमस्थ गुरु, हालांकि कुंभ राशि में बृहस्पति को बहुत अच्छा माना जाता है, प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि देवगुरु, गुरु का मतलब होता है भारी, गुरु का मतलब होता है बड़ा, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, चाहे पद की दृष्टि से हो, चाहे ज्ञान की दृष्टि से हो, चाहे किसी भी दृष्टि से हो, गुरु का मतलब हमेशा बड़ा ही होता है। पद, प्रतिष्ठा, पोजीशन, क्षेत्र, इन सब में बृहस्पति सर्वथा विजयी रहता है, सर्वथा सर्वोपरि रहता है। तो यहाँ पर अष्टमस्थ हो गया है, यानी कि सबसे नीचे हो गया है। जो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभावी रहने वाला ग्रह है, अष्टमस्थ बृहस्पति को
भावनाओं का एक जाल होता है वो पकड़ नहीं पाता है। अगर अष्टमस्थ गुरु अगर किसी भी जातक की इस तरीके की कुंडली हो और उसमें गुरु जन्मस्थ यहाँ पर अष्टम भाव में होगा, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस नहीं होती। वो हर हाल में, हर पोजीशन में, हर जगह पर अपने आप में संतुष्टि का अनुभव करता है। किसी भी नई चीज की उसको इच्छा नहीं है, जो उसे मिलता है उसमें वह संतुष्ट रहता है। यहाँ पर अष्टमस्थ है तो अष्टम में बहुत ज्यादा अच्छा फल वो आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब बृहस्पति 12 अप्रैल को मीन राशि में यहाँ से ट्रांजिट करेगा, जब 12 अप्रैल में गुरु का गोचर यहाँ पर रहेगा, तो भाग्य स्थान में जब गुरु आएंगे आपके, तो सर्वथा किसी भी त्रिकोण के अंदर में गुरु को बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके भाग्य स्थान के अंदर में बृहस्पति आते हैं, यानी कि 9वें घर के अंदर में गुरु का जब गोचर इस 12 अप्रैल में आएगा, तो यह गुरु का जो गोचर होगा यह हमेशा की तरह आपके लिए बहुत सारी नई चीजों को देने वाला होगा। अगर आप कोई भी काम, नौकरी के एक प्रभाव को चाहते हैं कि आपने जो अपने लिए सोचा है कि मैं इस तरीके का काम, व्यवसाय, नौकरी में करूं, तो जो अभी तक आप नहीं कर पाए हैं उसको करने के लिए आपको गुरु यहाँ से प्रेरित करेंगे, आपको उस तरफ जोर देंगे, क्योंकि आपको वो ऊपर की तरफ उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। लाइफ में कोई भी काम का एक्सपेंशन जो होता है वह गुरु के द्वारा ही होता है, गुरु से ही होता है। एक्सपेंशन का दूसरा नाम बृहस्पति ही है और बृहस्पति का दूसरा काम एक्सपेंशन ही है। वो किसी भी चीज की बढ़ोतरी करता है। अगर कोई विद्यार्थी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई का जो विस्तार होगा, उसका जो बढ़ोतरी होगी, वह बृहस्पति के माध्यम से ही होगी, बृहस्पति के अनुकूल प्रभाव देने पर ही होगी। अगर आप किसी भी प्रकार से जॉब में इंक्रीमेंट, प्रमोशन आदि को चाहते हैं या अपना दायरा, अपना क्षेत्रफल बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी बढ़ोतरी भी, उसके क्षेत्रफल की बढ़ोतरी भी गुरु के आने पर ही होगी, यानी कि गुरु ही उसको करेंगे। आपने एक बात और भी सोची होगी, जब बृहस्पति बहुत ज्यादा अधिक शुभ हो जाते हैं तो कभी कभार यह हमारा अपना खुद का दायरा भी बढ़ा देते हैं, यानी कि हमारा बॉडी वेट गेन कर देते हैं, हमारे मोटापे में भी बढ़ोतरी कर देते हैं। तो इसलिए गुरु हमेशा हर चीज को बढ़ाने वाले ग्रह हैं, और यह जब भी जिसको जो भी चीज देते हैं तो उनके पास में जितना होगा वह सब कुछ देते हैं, बचा के कुछ रखते नहीं। तो इसलिए आपके लिए बृहस्पति का यहाँ का जो ट्रांजिट होगा संपूर्ण कार्यों के लिए, और जब तक ये यहाँ रहने वाले हैं तब तक आपको कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी, कार्य, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी चीज में आपको नहीं आने देंगे। अब अगर हम बात करते हैं शनि के साथ बैठे बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह जो है 15 तारीख से वापस यह यहाँ पर वक्री कंडीशन में आ जाएंगे। तो बुध यही मकर राशि में ही वक्री हो जाएंगे। तो वक्री होने का मतलब होता है कि किसी भी ग्रह की दिशा में परिवर्तन हो जाना, या कोई व्यक्ति सीधे अपने मार्ग से आगे की तरफ बढ़ रहा है और अचानक ही उसने यू टर्न ले लिया, तो वही यू टर्न जो है यहाँ पर बुध लेंगे। और इसी राशि में से जैसे कि ये आगे पीछे गोचर करते हैं, तो यहाँ पर बुध के आ जाने से बुध और सूर्य की युति शनि के साथ बन जाएगी। तो यह एक तरीके से बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। स्पेशली जिन बच्चों को या जिन छात्रों को किसी भी तरीके का कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है, चाहे वो कोई भी जॉब के लिए हो या किसी फर्दर एजुकेशन के लिए हो, तो उस एग्जाम के अंदर में उनको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि शनि अगर सूर्य के साथ में होते हैं तो यह अपने आप में एक नकारात्मक प्रभाव माना जाता है, शनि सूर्य का इकट्ठा होना। यदि बुध शनि सूर्य की युति अगर षष्ठ या सप्तम या फिर लग्नस्थ हो, तो इस प्रभाव को किसी भी तरीके के सरकारी कार्यों के लिए, सरकारी नौकरी के एग्जाम आदि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है।
तो इसलिए यहाँ पर बुध का जब तक ये वक्री कंडीशन रहेंगे तो बुध इससे आगे की राशि में गोचर नहीं करेंगे। जब गुरु की राशि यहाँ से भी चेंज हो जाएगी, जब गुरु यहाँ पर आएंगे तो गुरु भी आपके लिए शुभ प्रभाव में रहेंगे। तो अगर हम यहाँ शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र यहाँ धनु राशि में वक्री हो जाएंगे 30 जनवरी 2022 से, फिर से ये यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव हमारे जीवन के अंदर में भौतिक सुख साधनों का माना गया है और फैमिली लाइफ के लिए माना गया है। लग्जरियस चीजों को देने वाला ग्रह शुक्र होता है, क्योंकि इस कुंडली के लिए ये स्थान का जो स्वामी है सुख भाव, सुख का स्वामी ग्रह शुक्र ही हैं, जो कि छठे स्थान के अंदर में बैठे हैं और साथ ही साथ में ये यहाँ लाभ भाव के भी स्वामी हैं। लाभ होगा तो सुख होगा और इन दोनों का ही जो आधिपत्य है वह शुक्र के पास में है। तो शुक्र स्वयं एक चकाचौंध वाले ग्रह होते हैं, दिखावे में ज्यादा आप पैसा खर्च कर सकते हैं, यानी कि जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है उन चीजों पर आप पैसा व्यय कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि शुक्र स्वयं छठे स्थान पर है और छठा स्थान जो है ऋण का भी होता है, कर्जे का भी होता है, बीमारी का भी होता है। और बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति जब लाइमलाइट में आता है तो उस लाइमलाइट में आने के कारण से कभी कभार उस व्यक्ति के अनजाने शत्रु उत्पन्न होते हैं। तो षष्ठ स्थान शत्रु का भी होता है। रोग, ऋण और शत्रु तीनों भावों को यहाँ पर यह ग्रह उत्पन्न कर सकता है आपके लिए, क्योंकि जबकि यह ग्रह आपके लिए सुख देने वाला ग्रह होगा। इसमें आपको अगर किसी भी तरीके से कोई नया वाहन इत्यादि सुख सुविधाओं वाली कोई भी वस्तु खरीदनी हो तो वह भी आप इस ग्रह के प्रभाव से खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। आप उस चीज को जून से या जुलाई के बीच में ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह 16 जनवरी को यहां से चेंज होकर के वापस षष्ठ स्थान के अंदर ही आ जाएंगे, यानी कि छठे स्थान के अंदर में आ जाएंगे। तो छठे स्थान के अंदर में मंगल का गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मंगल चाहे छठे में हो या अष्टम में हो या द्वादश में हो तो कभी कभार मांगल्य स्थितियों को, मांगलिक दोष आदि को बनाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ ये ग्रह नहीं करेंगे, आपको कहीं ना कहीं फायदा देंगे। बात करते हैं राहु की, तो राहु ग्रह यहाँ पर राहु का जो गोचर है ये केवल 12 अप्रैल तक है और 12 अप्रैल को यह ग्रह आपके इस जगह में आ जाएंगे। तो राहु का जो गोचर होगा वो इस राशि से हट करके मेष राशि के अंदर में कर्म स्थान के अंदर में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब राहु आता है तो राहु अपने आप में एक आध्यात्म की तरफ व्यक्ति का रुझान भी कर सकता है, क्योंकि राहु धर्म को बढ़ाने वाला ग्रह भी है और केतु भी धर्म को धारण करने वाला है। धर्म की ध्वजा केतु को माना जाता है। तो राहु भी उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। जैसे आपने कभी जिन चीजों के विषय में नहीं सोचा या नहीं माना और आप जब अभी कभी भी उन चीजों को इग्नोर करते आए हैं, जैसे हम बात करते हैं ज्योतिष की ही, तो जब अभी ये मान लेते हैं कि आज तक अगर आपका इन चीजों के प्रति कोई ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहा या इन चीजों के प्रति आपको ज्यादा समझ नहीं रही या आप इन चीजों में ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो जब यह ग्रह का ट्रांजिट इस जगह पर आ जाएगा तो स्वतः ही आपका जो एक रुझान होगा ना वो इस तरीके की चीजों में ज्यादा चला जाएगा। जैसे धार्मिक कार्य हो गए, ज्योतिष हो गया, पूजा पाठ से रिलेटेड चीजें हो गई, धर्म कर्म के प्रति, इन सब चीजों में आपका ध्यान ऑटोमेटिक थोड़ा सा बढ़ने लग जाएगा और आप अपने आप को एक अलग रिजर्व कंडीशन के अंदर में महसूस करने लगेंगे कि आपको एक परफेक्ट तरीके से इन सब चीजों को हैंडल करना है। तो टोटल मिला के अगर हम अब बात करते हैं तो यह जो गोचर रहेगा इसमें आपको कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर के लिए जॉब, नौकरी, व्यवसाय, सारी चीजों में आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर
लेकिन वो ज्यादातर आपको 12 अप्रैल के बाद जब गुरु ट्रांजिट में इधर चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर हर एक चीज में आपको फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए बता दिया, स्वास्थ्य हानि हो सकती है, स्वास्थ्य पर फाइनेंशियल अटैक आपका हो सकता है, क्योंकि पैसा आपका जो है दवाई में खर्च होने की संभावनाएं हो सकती हैं। जिन लोगों का विवाह आदि नहीं हुआ हो तो विवाह होने की प्रबल संभावनाएं यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि शनि का गोचर स्वराशिस्त यहाँ पर चल रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत खराब नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और जब गुरु आ जाएंगे तो और अच्छी यहाँ पर हो सकती है। फैमिली मैटर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ का जो स्वामी ग्रह है यहाँ पर, तो फैमिली के लिए थोड़ी सी आपको परेशानियां वैचारिक तौर पर होने की संभावनाएं तब रहेंगी जब ये ग्रह यहाँ पर गोचर में रहेंगे। अगर ये सूर्य यहाँ से हट जाते हैं तो हो सकता है थोड़ी सी आपको रिलैक्स फील हो, लेकिन अपने से बड़े व्यक्ति यानी कि जो सीनियर सिटीजन लेवल के जो लोग होंगे उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। उनसे बहस करने से आप बचें, या चाहे वो आपके घर में हो, आपके जहां आप जॉब करते हैं वहां पर हो, कहीं पर भी हो, क्योंकि सूर्य जो होता है ये शनि के साथ गोचर करेगा। तो सूर्य शनि का आपस में पिता पुत्र का संबंध हो, तो यानी कि हमारा सीनियर सिटीजन से मतलब है जो पिता तुल्य व्यक्ति हैं या उस उम्र के जो व्यक्ति हैं उनसे बहस ना करें, उनको मुंह ना लगे आप, नहीं तो आपका बना हुआ काम वो खराब कर सकते हैं। एजुकेशन या एग्जाम आदि के लिए हमने बता दिया है। आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रोफेशनल एकेडमिक किसी भी तरीके की एजुकेशन का या एग्जाम देना हो तो उसके लिए बिल्कुल सही टाइम है और आपको उसमें सफलता मिलने के चांसेस ज्यादातर रहेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा आपको इस समय अगर इसके लिए जो चीज आपकी नेगेटिव है, चाहे हेल्थ के बारे में हमने कहा है, थोड़ा अशांति मानसिक तौर पर रह सकती है। केतु चंद्रमा का ग्रहण दोष आपका बन रहा है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं, थोड़ा टेंशन वगैरह रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन पर चंद्रमा का जो प्रभाव होता है, यह प्रभाव एक तरीके से कुछ फिक्स नहीं रहता है कि किस वजह से हमारे दिमाग में कोई टेंशन आ जाएगी, या कोई भी व्यक्ति भी हमें उस चीज में डाल सकता है। बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं कभी कभार। उन चीजों को यहाँ पर चंद्रमा आपको दे सकता है। तो करने के लिए जो आपके लिए इस समय इसका सोल्यूशन होता है वो क्या होगा, आप किसी भी मंदिर में या किसी शैक्षणिक संस्थान के अंदर में कोई भी पौधा लगा सकते हैं, पौधारोपण का कार्य कर सकते हैं, वृक्ष लगाएं आप, उससे आपको इसमें फायदा मिलेगा। या फिर स्वयं के लिए आपको क्या है, आप योगा मेडिटेशन आदि करें, ओम का उच्चारण करें, उसमें ओम से मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपका जो है माइंड सेट रिलैक्स रहेगा। क्योंकि चंद्र केतु का जो योग यहाँ पर आता है, हालांकि यह आपके चंद्रमा का, जैसे मैं पहले ही बता दूं कि गोचर में बहुत जल्दी जल्दी चलायमान ग्रह रहता है, लेकिन इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका लग्नेश है, आपका राशि का भी स्वामी हो गया। अगर आप लग्न से मानते हैं, यहाँ पर चंद्रमा भी है तो लग्नेश भी हो गया और राशि का भी स्वामी हो गया। तो कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा बहुत ही मुख्य ग्रह होता है। तो इस प्रकार से योगा मेडिटेशन ओम आदि का जो ध्यान आप कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत सारी चीजों में रिलैक्स मिलेगा। ओवरऑल अगर हम आपके 2022 के ग्रहों के बारे में कहते हैं तो मिला जुला इफेक्ट है, लगभग आपको अच्छा फल ज्यादा मिलेगा। और हेल्थ के मामले में थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है। बाकी मानसिक स्थिति में आपको थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम सोचेंगे तो आपको परेशानी भी कम होगी। तो इस प्रकार से आप अपना काम कर सकते हैं। फाइनेंशियली तौर पर भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान या कोई बहुत प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं आएंगी। एजुकेशन के लिए जो एजुकेशन वाले विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अप्रैल के आगे का, जब 12 अप्रैल से गुरु यहाँ आ जाएंगे तो गुरु शिक्षा एजुकेशन आदि के कारक ग्रह हैं। तो इस प्रकार से यह आपका पूरा एक साल का मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह राशिफल, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।